कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। समीर ने फ़ोन उठाया और हेलो समीर बोला। एक लड़की बोली, तुम समझते क्यों नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कब समझोगे तुम मेरे प्यार को? क्या मैं इस काबिल नहीं कि तुम मुझसे शादी करो? मैं हर जन्म सिर्फ तुम्हारी हूँ, प्लीज़ कुछ बोलो। समीर कुछ बोलने ही वाला था कि लड़की दोबारा बोली। इस कॉलर टोन को अपना बनाने के लिए 1 दबाए, दोबारा सुनने के लिए 8 दबाए। समीर गुस्से में फ़ोन को काट देता है और ज़मीन पर गिराए रोटी को उठाकर साफ करता है। उधर सपना टेंशन में है। कल उसका बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाला है। उसे खुद नहीं पता था कि कल क्या होगा उसके साथ। उसने तो ये भी सोच लिया कि अगर कल किसी और से शादी तय हुई तो खुदकुशी कर लूँगी। पागल हो क्या, ऐसा कुछ सोचा भी तो? मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, नीरज बोला फ़ोन पर। तो क्या करूँ, तुम खुद बताओ। पहले भी भुगत चुकी हूँ एक बार। वो तो अच्छा हुआ, मेरी किस्मत अच्छी थी जो समीर से शादी हुई, वरना ना इतनी आसानी से मेरा तलाक होता, ना मैं खुश रह पाती। उसने मुझे वो सब खुशियाँ दी जो मेरे इस बर्ताव के बाद शायद कोई दे पाए। सपना बोली। वो सब ठीक है, पर तुम बार बार समीर समीर की रट लगाए क्यों हो? कुछ सोचो कल के लिए। और जहाँ तक बात है खुश रहने की, तो हमारी खुशी एक दूसरे में है, नीरज ने ईर्ष्या भाव से कहा। नीरज, मैं जानती हूँ कि हम एक दूसरे के बिना खुश नहीं हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कल कोई और लड़का देखने आने वाला है और हम दोनों कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सपना बोली। सब तुम्हारी वजह से। ना तुमने मुझे अपनी कसम देकर रोका होता, ना आज ये दिन देखने पड़ते। मैं पिछली बार कह रहा था कि मैं आकर आपके भाई और पापा से बात करता हूँ, मगर नहीं, तुम तो किस्मत पर भरोसा करती हो ना। हमें हमारी किस्मत मिलाएगी, देख रही हो किस्मत। नीरज क्रोधित स्वर में बोला। तो क्या करती, बोलो क्या करती? भाई के हाथों बलि चढ़ा देती तुम्हारा? अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने मरने छोड़ देती? वो जिंदा नहीं छोड़ते, उन्हें सख्त नफरत है लव मैरिज से। और जो खुद मेरे मम्मी पापा झेलते, उसका क्या? तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया, भाग कर शादी कर लेते। जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जिसने पाला पोसा है, उन मम्मी पापा को, जिसने मेरे लिए अपनी हर खुशी त्याग दी, अपने खिलौने मुझे दे दिए, उस बड़े भाई के वर्षों के प्यार को ठुकरा देती मैं? सपना दुखी होकर रोते हुए बोली। तो क्या कल तुम शादी के लिए हाँ बोल दोगी? नीरज भी अब इमोशनल हो गया था। नहीं, मैं लड़के से अकेले में बात करूंगी कि वो खुद इस शादी के लिए मना कर दे, जो मैं पिछली बार नहीं कर पाई जब समीर से तय हो रही थी। सपना बोली। उनकी बातचीत बहुत देर चालू रही। दूसरी तरफ समीर छत पे खड़े गिरते तारे को देखने का इंतजार में बैठा है कि सपना उसे फ़ोन करेगी, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकता, क्योंकि वो नहीं चाहता वो जताए कि उसे उसकी हद से ज़्यादा याद आ रही है। बहुत देर इंतजार के बाद आखिर एक तारा नज़र आया जो बहुत चमकीला था और बहुत तेज़ी से भाग रहा था। अब समीर ने उस पर नज़र गड़ाए। समीर ने अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मन्नत मांगते हुए कहा, हे भगवान, इस गिरते तारे को आज गिरने ना दीजिए, उनकी मनोकामना पूरी करें और कोई इम्तिहान ना उसका लीजिए। वो जो चाहती है, अगर उसमें उसकी दिल से खुशी है तो कोई चमत्कार कीजिए, कोई चमत्कार कीजिए। इतना कहकर समीर ने अपनी आंखें धीरे से मूंदी और आंखें मूंदते हुए याद किया, जब करीब 2 महीने पहले सपना और समीर साथ खड़े होकर तारा गिरने का इंतजार कर रहे थे और कोई तारा ना गिरा। समीर ने देखा कि ये तो उदास होने लगी है, तो वो जानबूझकर झूठ मूठ में उंगली से इशारा करने लगा। देखो, उधर उधर, अरे आपको नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, कहाँ गिर रहा है? कोई हिलता भी नज़र नहीं आ रहा है। सपना बोली। अब तुम्हें सारे तारे गिरते नजर आएंगे। सपना को अपने हाथों से उठा लिया और गोल गोल घुमाने लगा। अरे मैं गिर जाऊंगी, मुझे चक्कर आता है। अरे प्लीज़ छोड़ो, मुझे आसमान गिरता नजर आ रहा है, प्लीज़ छोड़ो, सपना चिल्लाई। अब तक सपना हंस रही थी। धीरे धीरे जब समीर ने नहीं छोड़ा, उसे गुस्सा आने लगा और वो बोली, प्लीज़ छोड़ो मुझे, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। समीर फिर भी नहीं माना तो सपना गुस्से में चिल्लाई, छोड़ो मुझे। समीर ने धीरे से रुककर उसे उतारा और पूछा, कितने तारे गिरे? इतने में एक तमाचा उसके गाल पर पड़ा। शायद सपना को गुस्सा आ गया था। उसके बार बार मना करने पर भी वो नहीं माना। सपना कमरे की तरफ भाग गई और सूरज अपने गाल पर हाथ लगाकर खड़ा रह गया।
मैंने उसे खुश करने के चक्कर में उसे नाराज़ कर दिया था। समीर अभी वर्तमान में अपने गाल में हाथ रखते हुए खुद से बोला। अब समीर कमरे में जाकर पलंग पर लेट गया। उसे आदत हो गई थी पलंग में लेटने की। बेड में नहीं लेटता था, इसलिए वो बेड की तरफ मुँह करके लेट गया। बेड में अभी बीचों बीच रखा एक गोल तकिया और तह करके रखी एक चादर वैसे ही पड़ी थी जैसे सपना रखती थी। देखते ही देखते उसे ऐसा लगा जैसे बेड पर सपना लेटी है और कह रही है सॉरी। सॉरी किस लिए? समीर ने पूछा। आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, सपना बोली। उस दिन तो बोले नहीं, आज क्यों बोल रही हो? समीर ने कहा, जबकि वो जानता था कि यह सपना नहीं उसका प्रतिबिंब है। उस दिन मैं समझ नहीं पाई थी आपके प्यार को, सपना के प्रतिबिंब ने कहा। वो तो अब भी नहीं जानती कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, समीर अपनी भावनाओं को उड़ेलते हुए बोला। कभी उसे क्यों नहीं बताया? मुझे क्यों बता रहे हो? सपना के प्रतिबिंब ने कहा। मैं ये जानते हुए भी वो मेरी नहीं किसी और की भी खुशी है, और उसकी खुशी मुझ में नहीं किसी और में है, तो भला कैसे मैं उसे कुछ कहता? समीर बोला। तो अगर तुम सब जानते हो तो भूल क्यों नहीं जाते उसे? सपना के प्रतिबिंब ने कहा। मुश्किल है, कहकर समीर ने करवट ले ली और सपना का प्रतिबिंब गायब हो गया। सुबह होती है। सपना के घर में जैसे 56 भोग बनाने की तैयारी की सी लहर उठी है। अभी पकोड़े भी तलने हैं, ये कढ़ाई जल्दी खाली कर, उमा सपना से बोली। क्यों इतनी तैयारी कर रहे हो माँ? उन्होंने हाँ बोलना होगा तो ऐसे ही बोल लेंगे, सपना बोली। अरे बेटा, हाँ बोलेंगे तभी तो आ रहे हैं। बस आज ही शादी तय हो जाएगी तो सगाई भी आज ही कर देंगे। अभी सब पका देंगे तो मेहमान के सामने किचिड़ पिचिड़ नहीं होगी, उमा ने समझाते हुए कहा। सपना ने कढ़ाई खाली करते हुए कहा, ये क्या रखा है इसमें? इसमें खीर है, तू जाकर बादाम छील दे, उमा बोली। तुम भी ना माँ, लड़के वाले देखने आ रहे, बारात नहीं आ रही है, सपना चिड़चिड़ी होकर बोली। चुपचाप कर जो कह रही हूँ। एक तो विराज सुबह सुबह ना जाने कहाँ चला गया, लड़के वाले भी पहुँचने वाले हो गए। इतनी तैयारी पहली बार नहीं किया जब समीर आया था देखने, जितनी आज कर रहे हो। और पिछली बार भी मुझे सरप्राइज़ में लड़का दिखाया, इस बार भी वही। कुछ मेरी भी सुन लिया करो माँ। सपना इस उद्देश्य से बात छेड़ी थी कि क्या पता बात आगे बढ़े और नीरज की बात माँ के आगे रखूं। समीर का नाम ही मत ले सुबह सुबह। अच्छा सोच कुछ। वो अपशकुनी जिसने हमारी बेटी को इतना परेशान किया, नरक में जाएगा कमीना। उसे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। उमा काम ज़्यादा होने से परेशान और चिड़चिड़ी थी। ऊपर से सपना की बातें उसे गुस्सा दिला रही थी। सपना कुछ कहती उससे पहले बाहर से आवाज़ आई, आइए आइए, पधारिए, स्वागत है आपका। सुरेश लड़के वालों का स्वागत करते हुए बोला। लो अब आ भी गए, तू जल्दी से चाय चढ़ा, मैं उन्हें पानी देकर आती हूँ, कहते हुए उमा पानी का ट्रे जो कि पहले से तैयार रखा था लेके किचन से बाहर को चली गई। सपना किचन के दरवाजे से छिप कर देख रही है। लड़का उम्र में विराज की उम्र का था, हट्टा कट्टा, चेहरे से लग रहा था जैसे गुस्सैल हो, एकदम तनकर बैठा था। पानी का गिलास मुंह पर लगाता, फिर इधर उधर देखता, शायद सपना नजर आए। जैसे ही उसकी नज़र किचन के दरवाजे की तरफ घूमी, सपना एकदम से हट गई। शायद उस लड़के ने उसे छिपते हुए देख लिया। वो मुस्कुराते हुए पानी का गिलास टेबल पर रखता है। सब मेहमान पानी पी चुके थे, चाय की बारी थी। सब मेहमान बोलने में लगे रहे, कितने लोग हैं ना जाने, मगर सिर्फ 4 लोग हैं, लड़का प्रकाश, उसके पिता मोहन और चाचा त्रिलोक और चाची सीमा। प्रकाश की माँ नहीं आई। उमा ने सवाल किया, वो इस दुनिया में नहीं है। मोहन ने जवाब दिया तो उमा को लगा शायद उसने गलत सवाल कर दिया। वो पानी के गिलास लेकर किचन की तरफ चली गई। सपना ने अभी तक चाय नहीं बनाई थी। अभी तक चाय नहीं रखी चूल्हे में? ऐसे कैसे करेगी ससुराल में? सुधार ले अपनी आदत, अभी तक पक भी गई होती, कहते हुए उमा ने खुद ही चाय रखी। विराज कहाँ है? नज़र नहीं आ रहा है, मोहन ने सुरेश से कहा। उमा तुझे कुछ बताकर गया है क्या विराज? उमा से पूछते हुए सुरेश बोला। कोई कुछ नहीं बता जानता विराज कहाँ है। लड़की को चाय लेकर बुलाया गया। बहुत तो सुंदर है, बहुत। क्यों प्रकाश, है ना सुंदर? सीमा अपने भतीजे को छेड़ते हुए बोली। प्रकाश ने भी शर्माते हुए चाय का एक कप उठाया और पहले चुस्की लेते हुए बोला, हाँ बहुत सुंदर। मतलब शादी पक्की, मोहन ने कहा। ऐसे ही बातचीत आगे बढ़ी। ना पूछा जा रहा है लड़की को, ना किसी की सहमति, अपनी चलाए जा रहे थे घर वाले। सपना से कुछ भी नहीं पूछा जाने सपना को एहसास दिला रहा था कि शादी के बाद लड़की सच में बोझ हो जाती है। बहुत देर बातचीत के बाद जब बात फाइनल होने लगी तो सपना से पूछा गया, कमाता अच्छा है, खाते पीते घर से है? क्यों सपना ने, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें, सुरेश ने कहा।
और आजकल तलाकशुदा लड़कियों को लड़के मिलते कहाँ हैं। वो तो तुम खुश नसीब हो, मेरे बेटे ने हाँ कर दी, मोहन बोला। सपना से पूछने के बहाने उसे अपना फैसला सुनाया जा रहा था। ऐसे में ना ही वो मना कर पा रही थी। उसने सोचा था कि लड़के से अकेले में मिलूंगी तो उसे सारी बात बता के मना करवा दूंगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें अकेले बैठने का, बात करने का मौका ही नहीं मिला। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप जिससे मर्जी मेरी शादी करा दो। वैसे भी तलाकशुदा है, किसी के साथ भी हो जाए वही गनीमत है। सपना को लगने लगा था प्यार कभी मिलता नहीं। वो तो फिल्मों में लेखक अच्छे हैं जो कुछ भी करके मिला देते हैं। अरे आपकी लड़की खूबसूरत के साथ साथ समझदार भी है, प्रकाश की चाची सीमा बोली। शादी फिक्स हो चुकी थी, मिठाई बांटने लगे। सपना के अलावा सभी खुश थे। सपना ने भी हाँ कर दी। अब सगाई की तैयारी चलने लगी। अभी तो आर्टिफिशियल अंगूठी लाई हूँ, सोने का तो लड़की वाले देते हैं, हमारा रिवाज है, मगर समय की कमी में आप भी मजबूर, हम भी। कोई बात नहीं, शादी वाले दिन तक बनवा दीजिएगा, सीमा अंगूठी पर्स से निकालते हुए बोली। सपना को ये बात भी अजीब लगी, मगर हालात से मजबूर करे तो क्या, उसकी सुन कौन रहा था। जी जी बना देंगे, शादी भी जल्दी होनी है, लेकिन बनवा देंगे, आप निश्चिंत रहो, सुरेश बोला। अब सगाई की रस्में चल रही थी। रस्में क्या, बस अंगूठी पहनाई जानी थी। सपना के हाथ पर एक अंगूठी पकड़ाई, एक प्रकाश के। सपना ने पहले पहनी थी। उसने अपने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाया। प्रकाश उसके हाथ पकड़ते हुए उंगली में अंगूठी डालने ही वाला था कि सुरेश ने रोक दिया। रुको। सपना कब से इंतजार कर रही थी कि कोई बीच में रोक दे। एक उम्मीद की किरण जगी। कोई फोटो सोटो भी खींच लो, सुरेश बोला। ये सुनकर उमा ने फ़ोन लिया और फ़ोटो खींचने लगी। अभी सपना को प्रकाश ने अंगूठी पहनाई और तालियों की गड़गड़ाहट से घर गूंज उठा। अब सपना की बारी थी। सपना की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, इसलिए वो बिना रुके प्रकाश को अंगूठी पहनाने लगी। सपना के हाथ के कंपन से अंगूठी गिर गई थी। अंगूठी का गिरना अपशगुन माना जाता था, मगर जल्दबाजी में क्या शगुन क्या अपशगुन, सब लोगों ने इग्नोर कर दिया। कोई बात नहीं, हो जाता है, उठा लो, सीमा बोली। सपना अंगूठी उठाने के लिए झुकी ही थी कि कोई ज़रूरत नहीं इस अंगूठी को उठाने की। एक दहाड़ती सी आवाज़ सुनाई दी। सब आश्चर्य से आवाज़ की तरफ देख रहे थे। सब हैरान हो गए। विराज दरवाजे पर खड़ा था। सपना की आंखों में चमक आ गई, जैसे भगवान ने उसकी सुन ली होगी। ये नकली अंगूठी से क्या असली सगाई हो पाएगी? विराज अंदर आते हुए बोला। क्या मतलब? सीमा आश्चर्य से बोली। ये देखो, मैं असली सोने की अंगूठी ले आया हूँ, अंगूठी दिखाते हुए बोला। सारे लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। सपना दोबारा मायूस हो गई। उसके चेहरे की चमक गायब हो गई। सपना ने अपनी नकली अंगूठी निकाल दी और हाथ पुनः आगे बढ़ाया। प्रकाश जैसे ही अंगूठी पहनाने लगा, ठहरो, विराज फिर गरजा। कम से कम गिफ्ट तो देख लो, आपके लिए गिफ्ट भी लाया हूँ, ऐसी खुशी के मौके में कैसी जल्दबाजी। कहते हुए विराज ने प्रकाश के हाथ की अंगूठी ले ली। ऐसे शुभ कार्यों में टोका टाकी अच्छी नहीं है बेटा, एक बार सगाई हो जाने दो, फिर हम गिफ्ट देख लेंगे, सीमा बोली। आप सब बैठो तो सही, देखो कितना प्यारा गिफ्ट है। वैसे भी मेरी इकलौती प्यारी सी बहन, मेरी जान से भी प्यारी बहन की सगाई है। बहन की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो उसकी सगाई को भी यादगार बना देंगे, विराज ने सबको बिठाते हुए कहा। सपना कुछ बोली नहीं, मन ही मन सोच रही थी, काश भैया तुम मेरे दिल की बात जान पाते। इसकी दिल की बात मैं कभी जान ना सका, इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा, विराज बोला। सपना चौंक गई। उसने जो मन में आशंका जताई थी, भाई ने उसी का जवाब दिया था। भले ही ये एक संयोग था, दिल की बात तो तुम अब भी नहीं जान पाए भैया, सपना ने फिर मन में सोचा। लेकिन अब मैं इसकी दिल की बात जान चुका हूँ, विराज बोला। अब सपना उतावली सी हो गई। आखिर भैया आज उसके मन की बात कैसे जान ले रहे हैं? उतावलेपन में उसने सवाल किया। क्या जान गए हो भाई, जो तुम मुझे कभी नहीं कह पाई? तुमने हमेशा हमारी खुशी के बारे में सोचा, हमारी इज्जत के बारे में सोचा। एक गुंडे से तेरा तलाक हुआ तो मैं दूसरे गुंडे से तेरी शादी करने चला था। मुझे माफ़ कर दो बहन। ये क्या बकवास है, मोहन चिल्लाया। आवाज़ नीचे अंकल, विराज ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, अर्थात उससे भी तेज चिल्लाया। क्यों प्रकाश, गुंडागर्दी में तो महारत हासिल होगी तुम्हें, पेट थपथपाते हुए कहा। आउच, बस एक शब्द प्रकाश के मुंह से निकला। क्यों, चोट लगी है क्या पीठ में? विराज बोला। अब विराज ने टीवी ऑन किया और अपने मोबाइल से टीवी को कनेक्ट किया और व्हाट्सएप में जाकर वीडियो प्ले की। ये वही वीडियो थी
जिसमें समीर ने 4 गुंडों की एक साथ पिटाई की थी। उनमें से एक प्रकाश भी था। सब वीडियो देख रहे थे। सपना तो हैरान ही हो गई। अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ उसे ऐसा लग रहा था जैसे साउथ इंडियन मूवी देख रही होगी। सबसे पहले एक लड़के ने एक मुक्का मारा तो सपना को लगा यहाँ से भैया से मार खाई और वहाँ जाकर इन गुंडों से। बहुत बुरा लगा सपना को, मगर अगले ही पल अनगिनत मुक्के जो उसे पड़े वो नज़ारा देखने लायक था। फिर थोड़ी करवट ली, वीडियो ने समीर को जकड़ लिया गया और मुक्के बरसाए जाने लगे। सपना की जैसे जान पर आफत आने लगी, उसे दर्द महसूस होने लगा। फिर अगला पल फिर रोमांचक हो गया। तीनों लोगों को एक साथ मार खाते देखकर तो विराज भी हैरान था। वो भी सोचने लगा, अच्छा हुआ कल मैंने इसे गुस्सा नहीं दिलाया, वरना ये क्या बदतमीजी है त्रिलोक। प्रकाश का चाचा चिल्लाते हुए बोला, मार पिटाई तो होती रहती है आजकल, अब भला किसी गुंडे को मारने की कोशिश की थी उसने तो प्रकाश भी गुंडा थोड़ी हो गया। सीमा बोली, प्रकाश कौन था ये गुंडा जिसने तुम्हें पीटा? इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। मोहन गुर्राया, मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, किसने मारा, क्यों मारा, पहले आप जवाब दो। मान लिया आपका लड़का गुंडा नहीं है तो ये नौकरी क्या करता है, कमाता कैसे है? विराज ने बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। बता प्रकाश, कौन सी कंपनी का मैनेजर है तू, बता इनको। सीमा बोली, बस करो चाची जी, बस भी करो, किसी सुपारी की कंपनी में करता होगा। विराज ने फिर मजाक उड़ाया। सपना को भी अब हिम्मत मिल गई थी और इतना तो यकीन हो चुका था कि आज के दिन शादी नहीं हो सकती। साथ ही उसके मन में ढेर सारे सवाल थे। आखिर समीर इनको मार क्यों रहा है? वो समीर जो मेरे से भी डरता था, वो समीर जो चूहे को देखकर दूर से उछल पड़ता था, वो समीर जो छिपकली के डर से गर्मी में भी चादर ओढ़ के सोता था, वो समीर जिसने पहले दिन 2-4 मुक्के ऐसे ही बिना गलती के खा लिए। बहुत हो गया विराज, तुम बताओ क्या बात है? मोहन मेरा मित्र है, तुम उसकी इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकते, सुरेश ने कहा। बेइज्जती कैसी, इनका बेटा है इसी लायक। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि मगर घर आए मेहमान हैं इसलिए कंट्रोल कर रखा है। मेरा मुंह खुले, इन्हें जाने को बोल दो। विराज गुस्से में बोला, जो बात है उनके सामने बोलो, उनके जाने के बाद क्या पता आप झूठ भी बोल या सच। अभी आमने सामने सारी बात हो जाएगी, सपना ने उनकी और बेइज्जती करने के उद्देश्य से कहा, क्योंकि अब तक एक तलाकशुदा लड़की बोलकर उसकी जमकर बेइज्जती हो रही थी। पापा आप नहीं जानते, इसने विवेक नाम के क्रिमिनल से पैसे लेकर अपने 3 साथियों के साथ आपकी होने वाली बहू नेहा को किडनैप करने की कोशिश की थी। नेहा इनसे खुद को बचते बचाते भाग रही थी कि समीर की गाड़ी से टकराई। समीर ने उसे बचाते हुए इनकी जमकर धुलाई की। इसी दौरान नेहा ने वीडियो बना ली थी। लड़के वाले अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाए। प्रकाश तो धमकी ही दे गया, ये मेरी नहीं हो सकी लेकिन इसे मैं किसी का नहीं होने दूंगा। पहले सिर्फ नेहा मेरी दुश्मन थी, अब उसकी होने वाली ननद भी। सारे परिवार को हमसे ही बर्बाद होने हैं, कहकर प्रकाश चला गया। अब फिर से घर का माहौल अजीब था, जैसे बहुत कुछ बर्बाद हो गया हो। सारा खाना बनाया हुआ बर्बाद हो गया और जो मेहनत व अलग। उमा ने माथा ठनका। सपना की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई, इतना कम है क्या? हम भी शादी के लिए जल्दबाजी में सोच समझ नहीं पाए और सपना को फिर नरक में धकेलने लगे थे। अब आराम से ढूंढेंगे लड़का और सोच समझ कर करेंगे शादी, सुरेश बोला। मगर समीर ने जो चैलेंज किया है, सपना ने फिर अपनी किस्मत को आजमाने की सोची और उकसाते हुए कहा, भाड़ में जाए वो चैलेंज। सुरेश ने गुस्से में कहा, नहीं पापा, कैसे भाड़ में जाने दें उसके चैलेंज को? आखिर मेरी इज्जत का सवाल है। मैं एक और लड़का ढूंढ लाया हूँ और ये मेरा सोच समझ कर किया आखिरी फैसला है। अब मैं आपकी भी नहीं सुनूंगा। विराज ने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा, मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो तुम अपनी बहन से। तुम्हें जो फैसला किया होगा सोच समझ कर किया होगा, सुरेश बोला। विराज ने जोर से आवाज़ लगाई, नेहा समीर को अंदर ले आओ। सभी लोग चौंक गए। सपना भी हैरान हो गई और सोचने लगी, समीर मेरे से दोबारा शादी क्यों करना चाहता है? अरे यार, मैं भी पागल हो गया। समीर की फाइट देखकर उसका नाम मुंह में आ गया। खैर दोनों के नाम में बस थोड़ा सा फ़र्क है, कहते हुए उसने सभी परिवार वालों को एक लड़के से मिलाया जिसका नाम नीरज था। समीर नहीं, नीरज है इसका नाम। विराज अपनी गलती को सुधारते हुए बोला, बेटा कौन है ये, कहाँ से टपक गया इस कहानी में? सुरेश आश्चर्यचकित होकर बोला, टपका नहीं पापा जी, ये इस कहानी में था, नज़र नहीं आ रहा था। विराज ने पापा जी के ही अंदाज में जवाब दिया। सपना के चेहरे की चमक दुगनी हो गई और अनिल भी खुश था।
कब तक छिपाएगी पगली? कम से कम मुझे तो बताती। दुश्मन नहीं हूँ तेरा, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। तू खुश नहीं तो मेरी वसूलों का क्या, मैं अचार डालूंगा, विराज ने सपना से कहा। सपना ने विराज को गले लगा लिया और बोली, लेकिन भैया आपको किसने बताया? ये तो रब की ही मर्जी थी कि ये कोई चमत्कार था। कल रात जब नेहा ने बताया उसे किसी आदमी ने विवेक के गुंडों से बचाया और मुझे ये वीडियो भेजी तो मैंने देखा समीर था। मैं तुझे दिखाने लाया वीडियो। मैं दरवाजे के पास पहुंचा और देखा दरवाज़ा खुला था। मैंने नॉक नहीं किया। सॉरी। इस वक्त इस कमीने की बोल रही थी। और तू देख नीरज, मैं नहीं चाहती मेरे कारण मेरे मम्मी पापा का सर शर्म से झुके। मैं कैसे भूल जाऊं उनके वर्षों के प्यार को, कैसे भूल जाऊं उस भाई के त्याग की जो मुझे खुश रखने के लिए अपने खिलौने मुझे दे दिया करता था, जिसे मैं खूब मारती थी वो बदले में सिर्फ प्यार करता था। कैसे भूल जाऊं, वगैरह वगैरह। फिर मैंने रात भर अलग अलग साइट पर फेसबुक इंस्टा पर नीरज को ढूंढा और सुबह उठकर बात करने चला गया। जल्दबाजी में प्रकाश को मना करना भी भूल गया और फ़ोन भी डेड हो गया। इसके मम्मी पापा अभी तो आ नहीं सके पर उन्हें भी मना कर आया हूँ, शादी के लिए तैयार है, विराज बोला। अब माहौल थोड़ा संगीन हुआ। सपना की सगाई नीरज से हो गई। नीरज भी खुश था और विराज भी अपनी शर्त के मुताबिक जीत के बहुत करीब। बस शादी की डेट भी 15 दिन के अंदर की तय करनी थी। शाम को सपना को लगा कि उसे समीर को फ़ोन करना चाहिए और ये खुशखबरी सुनानी चाहिए। सपना ने समीर को फ़ोन किया। हेलो, कैसे हो आप? सपना बोली, मैं ठीक हूँ, आप बताओ। समीर बोला, मैं भी ठीक हूँ। सपना बोली, मुझे ना बहुत याद आ रही है आपकी। समीर बोला, मुझे भी, लेकिन आपकी आवाज़ में गड़बड़ है कुछ। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? सपना बोली, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आज आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, जो नहीं कहता वो भी करता हूँ, जो करता हूँ वो कहता हूँ। समीर बहकी बहकी बातें कर रहा था। आपने पी रखी है ना? लेकिन आप तो कभी पीते नहीं थे। सपना बोली, आपने कहा कि मैं शराबी हूँ तो हाँ, मैं शराबी। मैं नहीं चाहता कि आप गलत साबित हो जाओ। समीर बोला, तुम पागल हो गए हो क्या? सपना गुस्से में बोली। समीर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बिल्कुल किसी शराबी की तरह। सपना ने फ़ोन ही काट दिया। हाँ हाँ, मैं पागल हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। सपना, मैं कैसे बताऊँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कैसे बताऊँ तुम्हें? समीर कहते कहते रोने लगा और उसने अपना मोबाइल ज़मीन पर पटक दिया। आज समीर ने पहली बार शराब पी थी और वो भी हद से ज़्यादा। शायद वो इस गम को भुलाने की कोशिश कर रहा था, मगर शराब गम को भुलाने की ही दवाई नहीं है। वो लम्हा याद दिलाकर रुलाता भी है जिन्हें होश में रहकर भूल जाया करते हैं। सपना की शाम भी टेंशन में गुजरी। रात भर समीर की टेंशन सता रही थी क्योंकि जो वो शराब से सख्त नफरत करता था उसने तक पी रखी है। सपना को लगा उसे फ़ोन काटना नहीं चाहिए था। कम से कम उसके दिल की बात तो सुनने को मिलती। वो हमेशा मेरे बारे में सोचता रहा। आज जब अपने दिल की बात बता रहा था तो मैंने फ़ोन काट दिया। सपना दोबारा फ़ोन करती है मगर फ़ोन नहीं लगता, स्विच ऑफ बताता है। सपना को सोचते सोचते नींद आ जाती है। सुबह होती है। समीर की मम्मी समीर के कमरे में चाय लेकर आती है तो कमरे का हाल देखकर घबरा गई। नीलम चिल्लाई तो विनोद दौड़कर घबराता हुआ कमरे में आया। कमरा पूरा बिखरा हुआ था। 2 शराब की बोतल टूटी पड़ी थी और एक बोतल हाथ में था और दारू की बदबू पूरे कमरे में फैली थी। जिंदगी में पहली बार शराब पी थी, उसे सहन नहीं हुआ और वो भी कम नहीं, 2 बोतल। वो बेहोश पड़ा था और उसका फ़ोन टूटा पड़ा था। बहुत कोशिश के बाद जब वो नहीं उठा तो घबराए हुए नीलम और विनोद उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने जांच की। अल्कोहल की अधिक मात्रा लेने से यूरिक एसिड काफ़ी बढ़ गया था। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी और कहा पेशेंट को कुछ दिन बिल्कुल शराब का सेवन नहीं करने दे। मगर इसने आज पहली बार पी है, विनोद बोला। शायद इसलिए प्रॉब्लम आ गई है। अचानक ही पी ली और वो भी अधिक मात्रा में। पता है, कुछ भी हो सकता था, उसे डॉक्टर बोला और पेशेंट को घर से जाने को कहा। विनोद, नीलम और समीर घर आए। समीर को कुछ भी याद नहीं था। बस याद था तो वो 4 बोतल लेकर कमरे में आया था और उसने एक छोटा सा पैक लगाया था। उसके बाद कितना पिया, नहीं पिया या क्या किया, कुछ नहीं पता। होश संभाला तो हॉस्पिटल में। आजकल की फिल्मों का असर है सब, विनोद गुस्से में बोला। समीर को पता चल गया अब पापा शुरू हो जाएंगे और चुप नहीं होंगे, तो उसने गाड़ी के सीट कवर पॉकेट में से ईयरफोन निकाला और गाना सुनने लगा। तू ही मेरी सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है जहाँ, तू ही मेरी दुनिया। कबीर सिंह बनने चला था। वो तो एक्टिंग करके पैसे कमा रहे हैं। उन्हें नकली शराब पीने के करोड़ों रुपए मिलते हैं और हम
उसे सच मानकर जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। विनोद ताने पर ताना मार रहा था और नीलम चुपचाप सुन रही थी, और समीर जो सुन रहा था वो कोई नहीं सुन पा रहा था। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया ना जाए न जाए मोरे पियारे। इसी फिल्मी रवैये से उसने तलाक भी दिया। खुद को महापुरुष बनने के लिए खुद को हीरो साबित करना चाहता है, मगर ऐसी हीरोपंती बस फिल्मों में अच्छी लगती है। रियल लाइफ में इसे हीरोपंती नहीं, बेवकूफ़ी कहते हैं। विनोद फिर उसे सुनाने के लिए बोला, जो कुछ सुन ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ सपना, उनके घर शादी की तैयारियां चल रही थी। 3 दिन बाद शादी थी। सपना और उनके घर का माहौल अब ठीक हो चुका था। वो आज तीसरे ही दिन में समीर के दिए दुख को भुला चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं 3 दिन बाद मिलने वाली खुशी का। लेकिन सपना आज थोड़ी परेशान है। उसे समीर की टेंशन हो रही है। कल शाम को उसने बहुत पी रखी है और आज उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। उसे निमंत्रण भी देना है, मगर भाई से बिना पूछे उसे शादी में बुला भी नहीं सकती है। और वैसे भी जितने इल्ज़ाम उस पर लगाए हैं उनको मिटा भी नहीं सकती, क्योंकि विराज को झूठ से नफरत है। अगर ये बात सामने आ गई कि सपना का तलाक एक साजिश का हिस्सा था और समीर उसका पूरा ख्याल रखता था, उस पर कोई जुल्म नहीं करता था, तो विराज समीर की शादी नीरज से नहीं होने देगा और सपना को भी ये झूठ भारी पड़ सकता है। सपना करे तो क्या करे। वो सोच विचार में खोई थी कि नेहा उनके पास आई, जो कि आजकल शादी की तैयारी करने में मदद करने दिन के वक्त आया करती थी। लड़का बुरा नहीं था, नेहा सपना के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। कौन? सपना ने पूछा। जिसके बारे में तुम अभी सोच रही हो, नेहा ने जवाब दिया। तुम्हें किसने बताया? उसने कुछ बताया क्या? सपना ने फिर पूछा। वो कहाँ कुछ बताया, तभी तो आपसे पूछ रही हूँ। वो तो बोल रहा था कि वो एक मामूली गुंडा है और मेरी बीवी को गुंडे पसंद नहीं, इसलिए तलाक कर दिया, नेहा बोली। और कुछ नहीं बोला? सपना ने पूछा। और कुछ तो नहीं, मगर जब मैंने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो क्या बोला पता है? नेहा बोली। क्या बोला? सपना ने उतावली होकर पूछी, क्योंकि सपना को समीर के बारे में बोलना, उसके बारे में सुनना अच्छा लगने लगा था, लेकिन कोई उसका नाम भी सुनने को तैयार नहीं था। एक नेहा ही थी जिसको उसकी बात करने और उसके बारे में जानने का इंटरेस्ट था। थोड़ा आकड़ों सी आवाज़ में बोला, दोस्ती से बेहतर तो दुश्मनी है। आज के समय में दोस्त तो उम्मीदों में खरा उतरता नहीं, धोखा दे ही जाता है, मगर दुश्मन कम से कम उम्मीदों में खरा तो उतरता है। उससे धोखे की ही उम्मीद की जाती है जो वो पूरा करता है, नेहा ने उसकी नकल करते हुए कहा। सपना समझ गई थी कि उसके कहने का अर्थ क्या है। कुछ और बोला? सपना ने पूछा। 1 मिनट, आप क्यों पूछ रही हो इतना उसके बारे में? आपको तो पीटता था, वो परेशान करता था, मुझे विराज जी बता रहे थे। बहुत गंदे हैं समीर, नेहा बोली। आपकी तो जान बचाई है। आपका क्या बुरा किया है? बुरा जो किया मेरे लिए किया। आपको तो अच्छा दोस्त मिल गया जिसने मुश्किल में आपका साथ निभाया, और उससे बेहतर दोस्त दुनिया में कोई नहीं मिलेगा तुम्हें। दोस्ती के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटते वो। सपना समीर की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई। अच्छा जी, इतना अच्छा था तो आपने तलाक क्यों दिया? नेहा बोली। एक अच्छा दोस्त जरूरी नहीं अच्छा पति भी हो, सपना ने नेहा से कहा। इसी डायलॉग के साथ दोनों की बातचीत खत्म होती है और नेहा सपना के फ़ोन से विराज को फ़ोन करके बोलती है, मेरा फ़ोन घर छूट गया है, मार्केट से आते समय मेरे घर से लेते आना। शादी के 1 दिन पहले, दिन शनिवार। आज सुबह से ही तैयारी की लहर थी। सारे काम आज निपटाने थे, क्योंकि कल घर से करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर स्थित एक होटल में शादी होनी थी। होटल में एक हॉल बुक किया था, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं आने थे, बस फैमिली मेम्बर और कुछ नज़दीक के रहने वाले रिश्तेदार। इतनी जल्दी में सब कुछ हो रहा था। कई रिश्तेदार ऐसे भी थे जिनको ये नहीं बताया कि सपना का तलाक हो गया, उन्हें भी निमंत्रण दे रहे थे। सपना, तुम अपना वो करा लो, नेहा भी करा रही है, सुरेश ने सपना से कहा। वो क्या पापा? सपना ने पूछा। अरे वो होता है जो शादी से पहले कराते हैं, खूबसूरत दिखने के लिए, सुरेश समझाते हुए बोले, क्योंकि उसे याद नहीं आ रहा था क्या कहते हैं उसे। फेशियल, स्पा और मसाज बोलने की कोशिश कर रहे हैं तेरे पापा आज। उमा बोली, नहीं पापा, मेरी कौन सी धूमधाम से शादी हो रही है, मेरा मन नहीं है आज सजने संवरने का, सपना ने कहा। क्यों नहीं कराएगी? शादी एक बार होती है, कौन सा ये दिन बार बार आ रहा है, उमा बोली। मगर मेरी पहली बार नहीं हो रही है शादी, तमतमाई सी सपना बोली। क्या बात है बेटा, तू खुश नहीं है? कल तेरी शादी होने वाली है, तेरा मुंह ऐसे फूला हुआ है। चल बता बात क्या है, उमा बोली। कुछ नहीं माँ, ऐसे ही, सपना ने जवाब दिया और मन ही मन में सोचने लगी, कैसे बताऊँ अपनी परेशानी की वजह। समीर बोल रहा था शादी में निमंत्रण देना, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है सुबह से, और ऊपर से उसने पीना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों कर रहा है ऐसा।
वो भी तो मुझे तलाक देना चाहता था। इस फैसले में उसका भी तो हाथ है। फिर उसने नेहा को क्यों बोला कि दोस्त धोखा ही देते हैं, जबकि मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया। किस सोच में डूब गई बेटा, कुछ तो छुपा रही है। उमा ने सपना के गाल पर हाथ रखते हुए पूछा। छिपाना दिखाना शादी के बाद होगा। अभी नेहा को फ़ोन कर और फेशियल कराने जा। मैंने पंडित जी से सामग्री की लिस्ट लेकर सामान लाता हूँ पूजा का। मैं शाम तक आऊँगा, सुरेश बोला। इतना टाइम लगता है सामान लाने में? उमा ने सवाल किया। होटल में डेकोरेशन भी करवानी है, सब अकेले ही करना है। तुम क्या जानो, सुरेश बोला और चले गए। दूसरी तरफ समीर अपना मोबाइल ठीक करा के आता है। ये सोचता है कि सपना की शादी पता नहीं तय हो पाई या नहीं, पता नहीं कौन देखने आया, नीरज से तय हुई या नहीं। उसे कुछ पता नहीं था। सपना ने अपनी तरफ से तो बता दिया था कि संडे को उसकी शादी होनी है नीरज से, लेकिन तब समीर नशे में था, इसलिए उसे कुछ याद नहीं। आज शनिवार है और कल सपना की शादी होनी है। वो सपना को फ़ोन करता है, सपना फ़ोन नहीं उठाती। वो दोबारा फ़ोन करता है, लेकिन सपना ने फ़ोन नहीं उठाया। शायद बिजी होगी। वैसे भी शादी तो अभी तय होने से रही, समीर अपने आप से बोला। उधर नेहा सपना का इंतज़ार कर रही है। सपना को उसने जहाँ बुलाया था वहाँ खड़ी खड़ी नेहा 1 घंटे से इंतज़ार कर रही थी, मगर सपना नहीं पहुँची, ना ही फ़ोन उठा रही थी। मैं पागल हूँ क्या? 1 घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ और वो महारानी घर से निकली नहीं है अभी तक, नेहा ने गुस्से में विराज को फ़ोन पर कहा। अरे घर से तो वो कब की गई है, विराज बोला। तो पहुंची क्यों नहीं? फ़ोन भी नहीं उठा रही है। 10 मिनट का रास्ता है, 1 घंटा लगा दिया, नेहा बोली। तुम फ़ोन रखो, मैं ढूंढता हूँ। तुम घर की तरफ आओ रास्ते में ढूंढते हुए। क्या पता रास्ता भटक गई। बहुत कोशिश के बाद जब वो नहीं मिली 2 घंटे हो गए। नेहा और विराज ने घर कुछ नहीं बताया था, टेंशन ले लेंगे घर वाले करके। नीरज, विराज और नेहा की लाख कोशिश नाकामयाब रही, फिर भी सपना नहीं मिली तो उन्हें मजबूरन बताना पड़ा। सपना के गुमशुदगा की खबर से पूरे घर में सन्नाटा सा छा गया। शाम के 4 बज चुके थे। 9 बजे से सपना को खोए 5 घंटे हो गए। अब क्या करें, कहाँ ढूंढे सपना को? नीरज बोला। मेरी बच्ची ना जाने किस हाल में होगी, उमा से सकते हुए बोली। प्रकाश के घर गए थे, तुम्हें क्या कहा उसने? सुरेश ने नीरज और विराज से पूछा। वो अपनी मरी हुई माँ की कसम खा रहा है, कहता है मैं उस दिन गुस्से में धमकी जरूर दे गया था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे किडनैप कर लूँ और ज़बरदस्ती शादी करने को बोलूँ, विराज ने बताया। कहाँ हो सकती है, समीर से बात करके देखो, नीरज बोला। उसे क्या पता होगा, उसने तलाक दे दिया। अब उससे उसका कोई रिश्ता नहीं था, ना हमारा। वो किडनैप कर ही नहीं सकता है, उसने अपनी मर्जी से तलाक दिया है। उसने किडनैप करनी होती तो तलाक ही क्यों देता, विराज बोला। मैं जानता हूँ वो किडनैप नहीं कर सकता, मगर क्या पता सपना उससे मिलने चली गई हो या उसको कहीं जाने से पहले कुछ बताया हो, नीरज बोला। क्या बिना सिर पाँव वाली बात कर रहे हो? जिससे उसे सख्त नफरत है उससे मिलने क्यों जाएगी? और बात रही उसे कुछ बताने की, तो तुझे बताना छोड़कर उसे क्यों बताएगी, विराज अचरज भाव से बोला। नेहा बार बार कोशिश कर रही है सपना को फ़ोन करने की, मगर फ़ोन नहीं उठाता। ऐसे ही सब हाथ बांधकर खड़े थे कि अचानक विराज के फ़ोन की घंटी बजती। हेलो, विराज बोला। मिस्टर विराज से बात हो रही है? एक आदमी की आवाज़ आई। हाँ जी बोलिए, घबराता हुआ विराज बोला। इतना घबराए क्यों हो, कहाँ गई वो? दहाड़ की आवाज़ आई। कौन कौन बोल रहा है, विराज बोला। मैं तेरी बर्बादी, हंसती हुई आवाज़ आई। क्या चाहते हो, विराज फिर बोला। तो तेरी बर्बादी, तेरी प्यारी राज दुलारी मेरे कब्जे में है। आवाज़ आई। देखो उसे कुछ हुआ तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पहले बता रहा हूँ, विराज चिल्लाया। ना जी ना, इसे टच भी नहीं करेंगे। मेरी नेहा को मेरे हवाले कर दे और अपनी बहन को ले जा, विवेक बोला। पैसे बोल कितने चाहिए, विराज बोला। अपनी बहन की कीमत लगा रहा है, कैसा भाई है रे तू? मैं बेचने के लिए नहीं लाया हूँ इसे यहाँ। बेचना होता तो तुझे फ़ोन नहीं करता, लाखों खरीदार बैठे हैं इस दुनिया में, विवेक बोला। देख पछताएगा तू, विराज बोला। ज्ञान मत बांट, चुपचाप नेहा को भेज यहाँ। और हाँ, नेहा को अकेले भेजना, ये नहीं कि साथ में अपनी पूरी फौज ले आएगा, विवेक बोला। नेहा अकेली नहीं आएगी, मैं उसके साथ आऊँगा। क्या भरोसा तेरा, तू सपना की भेजेगा या नहीं, विराज बोला। सबके चेहरे पर भय था और चिंता की लकीरें। विराज भी सहम संकट में था और नीरज को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब तो अड्डे पर बुलाना सही नहीं है। चल, मेरे 8-10 आदमी सपना को लेकर झिलमिल पार्क के पीछे तरफ आएंगे, तू नेहा को लेकर वहाँ पहुँच, विवेक बोला। 8-10 आदमी? मतलब मेरे अकेले के डर से 8-10 आदमी आएंगे? मुझे तेरा ये डर अच्छा लगा, होना चाहिए था ये डर।
और है भी। विराज की नज़र अपनी खूंटी पर टकी वर्दी पर पड़ी और एक जोश से बोला, पिछली बार 4 लोगों को जो जमकर धुनाई की थी तूने, इसलिए थोड़ा प्रोटेक्शन बढ़ा दिया है। विवेक बोला। ये उसकी गलत फहमी थी कि विराज ने की थी पिटाई। विवेक समीर को नहीं जानता था और विराज ने उसकी गलती फहमी जानबूझकर बरकरार रखी। आज उसने ना अपनी होने वाली बीवी की रक्षा करनी थी, ना ही अपनी बहन की सुरक्षा। भारत माता की 2 पुत्रियों को विवेक जैसे दुश्मन से बचाना था। अब उसने नेहा की तरफ देखा और कहा, चलो नेहा, मेरे साथ। वादा करता हूँ मैं तुम्हें भी और सपना को भी, दोनों को वापस लाऊंगा। नेहा ने कुछ नहीं सुना और उसका ध्यान मोबाइल में था। देखो, अगर हम पुलिस को साथ ले जाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, नीरज बोला। कोई ज़रूरत नहीं है, उसने 2 घंटे बाद बुलाया है, विराज ने पुलिस को बुलाने से मना करते हुए कहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, अगर मेरे कारण सपना इस मुसीबत में पड़ी है तो तुम मेरी चिंता मत करो। अगर मैं उसके पास चली जाऊं तो वो सपना को छोड़ दे, मैं बाद में मौका पाकर छूटकर भाग आऊंगी। नेहा बोली, ये मुमकिन नहीं है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा और तुम चली गई तो सपना को भी नहीं छोड़ेगा। कसम कस में फंसा विराज बोला। मैं और विराज भाई दोनों जाएंगे, नेहा के साथ नीरज बोला। 2 घंटे बाद विराज ने अपनी वर्दी पहन ली और नेहा और नीरज को साथ लेकर बताई जगह पर गया। थोड़ी देर इंतजार के बाद वहाँ 10-15 लड़के आते हैं। सभी अपनी अपनी बाइक में होते हैं और उन तीनों के चारों तरफ बाइक रोकते हैं। नीरज और विराज को कुछ समझ नहीं आता है, सिर्फ गुंडे ही नज़र आ रहे थे। सपना नहीं आई थी, विवेक इसमें भी नहीं था। मोटे आदमी की सुरीली आवाज़ आई, लड़की को मेरे हवाले कर दो और अपनी जान बचा लो दोनों। सपना कहाँ है? नीरज बोला। पहले सपना को लाओ, तभी ये लड़की तुम्हें मिलेगी, वर्दी वाला चिल्लाया। अरे भाई मोटा भाई, वो लड़का तो है नहीं इनमें जिससे हम डर रहे थे। तो अच्छी बात है ना, मोटा भाई बोला। आपस में सुदूर बुजुर्ग करने से बेहतर है सपना को हमारे सामने लाओ। विराज की आवाज़ में दम थी। लगता तो ये भी एक खतरनाक ही है, वर्दी वाला गुंडा बोला। नेहा को हमारे हवाले कर दो, वरना सपना जिंदा नहीं बच पाएगी। अब ना सपना तुम्हें मिलेगी ना नेहा, क्योंकि नेहा पर हमारे भाई विवेक का दिल आया है और सपना पर प्रकाश भाई का। क्या करे, दोनों दिल से मजबूर हैं, गुंडा कड़कते हुए बोला। दोस्तों से तो दुश्मन अच्छे। आज के समय में उम्मीदों में खरे तो उतरते हैं, दोस्तों से उम्मीद नहीं होती, फिर भी धोखा दे ही जाते हैं। दुश्मनों से तो उम्मीद ही धोखे की जाती है। नेहा समीर की कही बात याद करते हुए जोर जोर से हंसने लगती है और नीरज और विराज से खुद को प्यार से छुड़ाती है और जाकर एक गुंडे के पास चली जाती है, जो कि विवेक का भाई होता है। चलो देवर जी, ले चलो अपनी भाभी को, उसकी बुलेट पर बैठते हुए। सॉरी वीरू, शायद तुम मुझे समझ नहीं पाए कभी। विराज और नीरज हक्के बक्के रह गए। इतनी बड़ी साजिश जिसे वो समझ नहीं पाए थे, आज फिर एक दोस्त ने धोखा दे दिया था। वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि सारे के सारे बाइक वाले धीरे धीरे खिसक जाते हैं। सिर्फ 4 लोग रुकते हैं ताकि ये उनका पीछा ना करें और 2-4 लाठियां बरसाकर चले जाते हैं। नेहा और विवेक का भाई समर और साथ में बहुत सारे गुंडे अपनी असली अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां सपना का मुंह और हाथ बांधे हैं। उसे कुर्सी पर बांध रखा था और साथ में विवेक एक कुर्सी पर बैठा उसे एक ही बात बोल रहा था, तेरा भाई अब बर्बाद हो चुका है और उसकी बर्बादी खुद चलकर आ रही है। नेहा अपने ऊंचे हील वाली सैंडल और डार्क ब्लू जीन्स में काली टॉप और काला चश्मा पहनकर विलेन वाले स्टाइल में एंट्री करती है। सैंडल की आवाज़ खामोश कमरे के उस दरवाजे की तरफ आती हुई सुनाई दी। सपना ने नज़र उठाई तो वो खूबसूरत सी लड़की जो उसकी भाभी बनने वाली थी वो खड़ी थी। सपना ने इंतज़ार किया, शायद भाई और नीरज भी आएंगे, मगर नेहा के पीछे आए तो विवेक की गुंडों की टीम, जिन्हें नेहा गाइड कर रही थी। चलो अब तुम आराम करो, बाहर पहरा दो। वैसे आ तो नहीं पाएंगे, मगर अगर आ भी गए, नीरज और विराज, कोई तो हाथ पैर तोड़ देना उनके, नेहा बोली। सभी ने विवेक की तरफ देखा और उसके भी हाँ में इशारा पाकर चले गए। सपना बहुत कुछ कहना चाह रही थी मगर कह नहीं पा रही है। उसका मन कह रहा है कि अगर उसके हाथ खुले होते तो पहले उसकी जान ले लेती। नेहा मेरी जान, मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी आसानी से मान जाओगी, विवेक बोला। समर और प्रकाश भी अंदर ही खड़े थे। दरअसल मुझे गुंडे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए मैं तुमसे प्यार करने से परहेज रखती थी। पसंद तो मुझे तुम भी थे, फिर आपको आजमाना भी तो था, आखिर कितना प्यार करते हो, इसलिए मैंने ये चाल चली ताकि आपकी परीक्षा ले सकूं, नेहा ने विवेक का हाथ पकड़ते हुए कहा। सपना के मुंह में टेप लगा होने के कारण कुछ बोल नहीं पा रही थी। ओ माय गॉड, मछली, नेहा सपना की तरफ जाते हुए बोली। तुम्हें देखकर मुझे एक पोएम याद आ रही है,
मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, सपना के गाल पर हाथ लगाते हुए बाहर निकालो मर जाएगी। उसके मुंह से टेप एक झटके से निकालती है। लास्ट बार अपनी भड़ास निकाल ले। नेहा सपना से बोली, कमीनी धोखेबाज नमक हराम कहीं की। सपना बोले जा रही थी। नेहा ने एक तमाचा मारा। बस कर, बहुत हो गया, चुप कर अब, वरना पानी से मछली की तरह बाहर फेंक दूंगी, फिर तड़पती रही हो। नेहा बोली, मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा? सपना ने पूछा। क्या चाहती हो तुम? सपना ने पूछा। विवेक मुझे चाहता है और प्रकाश तुझे। मैं विवेक से शादी करने को राजी हूँ। तू अपने भाई का भला चाहती है तो तू भी राजी हो जा। नेहा बोली, इस गुंडे से शादी, वो भी मैं? जान से मार डालो भले ही, मैं नहीं करूँगी। तो जिससे पहले हुई थी वो भी तो गुंडा है और ज्योतिषी भी है। वो तो मैंने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसने कहा दोस्त से अच्छे तो दुश्मन है। मैंने भी हाथ मिलाते हुए कहा दुश्मनी ही कर लो। उससे तो उसी दिन दुश्मनी कर ली थी मैंने। नेहा बोली, यही तो गलती कर दी तुमने। काश कि तुमने दोस्ती की होती। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो मुझे बचाने जरूर आएगा। सपना पूरे आत्मविश्वास के साथ बोली। अरे वाह, ये तो वही बात हो गई। मेरे करण अर्जुन आएंगे, जरूर आएंगे। जबकि उसे पता भी नहीं था तुम किडनैप हो चुकी हो। नेहा हंसते हुए बोली, लेकिन करण अर्जुन आए भी थे, तुमने पूरी नहीं देखी शायद वो फिल्म। मेरा भाई तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सपना बोली, वो जिंदा तो तब छोड़ेगा जब खुद बचेगा और यहाँ आएगा। आने वाला होता तो अभी तक आ चुका होता। नेहा बोली, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का ये संगम है। सपना का मजाक उड़ाते हुए प्रकाश ने एक लाइन गाई और बोला, मैंने लास्ट लाइन तक देखी है वो फिल्म। प्रकाश बोला, मुझसे शादी करोगे? प्रकाश फिर से दूसरी फिल्म का नाम लेते हुए बोला, हाँ मैंने देखी है, ये भी पूरी। नेहा बोली, अरे नहीं भाभी जी, मैं अपनी दिलरुबा से पूछ रहा हूँ। प्रकाश बोला, इस जन्म में तो हरगिज नहीं। सपना बोली, तो तैयार हो जा अगला जन्म लेने के लिए। पिस्तौल निकालते हुए प्रकाश बोला, गुस्सा थूक दे सपना, कर ले शादी, वो पक्का गुंडागर्दी छोड़ देगा। विवेक ने भी मुझसे प्रॉमिस किया है कि गुंडागर्दी छोड़ देंगे। नेहा बोली। प्रकाश पिस्तौल को सपना की कनपटी पर रखते हुए कहता है, तेरा समीर नहीं आएगा रे बाबा, अब भी मान जा, वरना क्या, चला गोली मार दे मुझे जीना ही नहीं है, और तेरे साथ शादी करने से तो मरना बेहतर है। सपना बोली, तुझे पता नहीं है मेरा गुस्सा, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ और प्यार भी करता हूँ, लेकिन ये मत समझना मैं तुझे मारूंगा नहीं। तुझे क्या लगता है मैं अपने प्यार को गोली नहीं मार सकता? पिस्तौल को हाथ में पकड़े पकड़े एक थप्पड़ सपना को मारता है। सपना दर्द से चिल्लाई, मगर अभी कोई नहीं था जो उसके दर्द में दर्द महसूस करे। मैं नीरज नहीं हूँ जो तुझसे इस हद से प्यार करता हूँ कि तेरी शादी होने के बाद भी 6 महीने तेरे तलाक होने का इंतज़ार करूँगा, ताकि कब मेरा तलाक हो और हमारी शादी हो जाए। ना ही मैं वो समीर हूँ जो जानकर भी कि तूने 6 महीने बाद किसी और से शादी कर लेनी है, फिर भी तुम्हें चाहूँगा हर पल, तुम्हारी खुशी की दुआ करूँगा। रोज़ रात को जब तक एक तारा ना गिरे और मन्नत ना मांगी तब तक सोऊंगा नहीं। नहीं सपना, मैं इतना बड़ा आशिक नहीं हूँ, लेकिन अभी कहाँ है तुम्हारा प्यार नीरज? वो तो आया नहीं, मैं तो उसी का इंतज़ार कर रहा था। हाँ हाँ हाँ। सपना के गाल में अब भी पिस्टल की छाप लाल दिखाई दे रही है और कमरे में प्रकाश के हंसने की आवाज़ गूंज रही है। साथ ही नेहा और विवेक तो ऐसे बैठे हैं जैसे राजा और रानी। समर भी वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ नीरज और विराज अपने घर पर मुंह लटकाए खड़े हैं। उस दिन उसने अकेले 4 लोगों को मार दिया और तुम 2 लोग होकर उसे मार खाकर आ गए। सुरेश गुस्से में बोला, उस दिन नेहा उसके साथ थी, आज हमारे खिलाफ। नीरज बोला, वैसे भी लोहे को लोहा ही काट सकता है, समीर भी गुंडा ही था। विराज बोला, ये वर्दी पहनकर तो ऐसे गए थे जैसे उनको इंडिया के बॉर्डर से बाहर तक भगा के आएगा। सुरेश बोला, अंकल ऐसी बात नहीं है, वो बहुत चालाक थे। नीरज उससे आगे की कहानी बताता है। जब नेहा और कुछ गुंडे भाग जाते हैं और 4 गुंडे रुकते हैं, नीरज ने विराज से कहा, इन्हें तो हम अभी धूल चटा देते हैं। कहते हुए नीरज आगे बढ़ा, नहीं नीरज, इन्हें मार दिया तो हमें उनके अड्डे का पता नहीं लग पाएगा। विराज बोला, तो क्या हम इनसे पिटते रहेंगे? नीरज बोला। इतने में उन पर लाठियां बरसने लगी। थोड़ी देर मार खाने के बाद वो गुंडे चले गए तो हमने चुपके से उनका पीछा किया। वो एक सुनसान एरिया में बने एक पुरानी बिल्डिंग में घुसे। मैं और विराज भाई भी वहाँ गए तो हमने देखा वो 4 गुंडे बैठकर जुआ खेल रहे थे, उनके अलावा वहाँ कोई नहीं था।
आ गए मरने बेचारे। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भाग जाता है, वही हाल है इनका, एक गुंडा बोला। अर्जुन गुस्से में आगे बढ़ रहा था कि विराज ने उसे हाथ से इशारा किया और वहीं रुकने को कहा। खुद 4 कदम आगे बढ़ा और बोला, सपना कहाँ है? ही, वो यहाँ नहीं है, गलत एड्रेस पर आ गए हो, जाओ ढूंढो उसे, यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, एक गुंडा बोला। वो चारों गुंडे 4 कुर्सी लगाकर एक छोटे से टेबल में पत्ते बिछाए ऐसे निश्चिंत बैठे हैं जैसे विराज उन्हें मारने नहीं पूजा करने आया हो। शायद ये निश्चिंतता उनके खुद के बाजुओं पर भरोसे की वजह से थी। वो जानते थे कि विराज उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। विराज ने एक कस कर कुर्सी पर लात मारी। कुर्सी समेत एक गुंडा दीवार पर जा टकराया। ऐसा नज़ारा देखकर तीनों एकदम उठ गए और विराज ने जैसे ही वो उठे एक खाली कुर्सी उठाई और एक और बदमाश के पीठ पर दे मारा, जो कि दोबारा उठ ना सका। जबकि जो दीवार पर टकराया था वो उठकर विराज की तरफ दौड़ा। उसे नीरज ने धर दबोचा और अब विराज बीच 2 गुंडों की धुलाई करने लगा। मौका पाकर बाकी तीनों भाग गए। बस जिसे नीरज ने दबोचा था और मुक्के की बरसात कर रहा था वो नहीं भाग पाया, लेकिन वो एक नंबर का वफादार था। फिर उसे सच में नहीं पता था सपना को कहाँ लेकर गए हैं। हम दोनों को उनके पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो जानबूझकर गलत अड्डे पर गए थे ताकि हम गुमराह हो जाएं। नीरज ने सुरेश को पूरी कहानी बताते हुए कहा। तो अब क्या करेंगे हम? कहाँ ढूंढेंगे सपना को? एक मौका मिला था, वो भी हाथ से गंवा बैठे हैं, निराश होकर सुरेश बोला। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो लोग सपना को कुछ नहीं करेंगे। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वही करेगा जो करेगा, नीरज बोला। जो भरोसा था उस पर वो भी उठ गया अब तो, सुरेश बोला। तभी सुरेश की घंटी बजी। सर, रात के 10 बजने को है, आपने हाल की कंफर्मेशन नहीं ली अभी तक। होटल से फ़ोन था जहां शादी होनी थी, कैंसिल कर दो, हमें नहीं चाहिए, सुरेश बोला। सर, यू आर श्योर? होटल वाला बोला। विराज ने पापा के हाथ से फ़ोन छीन लिया और बोला, आप शादी की तैयारी करो, कल दुल्हन भी आएगी और बारात भी। पर बेटा, सपना नहीं मिलेगी तो कैसे? सुरेश बोलते बोलते रुक जाता है और सोफे में थम से बैठते हुए रोने लगता है। पापा, रोने से क्या होगा? रोइए नहीं प्लीज़, विराज बोला। तो बैठने से क्या होगा? हाथ में हाथ रखकर क्या होगा? सुरेश चिल्लाया। हम किसी के भरोसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं अंकल, और मुझे उस पर पूरा भरोसा है, नीरज बोला। दूसरी तरफ नेहा और प्रकाश लगातार सपना को प्रताड़ित कर रहे हैं, शादी के लिए हाँ बुलवाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। विवेक और समर उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं और बहुत सारे गुंडे पहरा दे रहे हैं। दरवाजे पे सब बंद है और बहुत सारी लाइटें जल रही हैं। तो ऐसे नहीं मानेगी, ये शादी के पेपर है, इसमें तेरे दस्तखत चाहिए। अब मैं सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगा, अगर हाँ नहीं बोली और साइन नहीं किए तो गोली तेरे सिर में घुस जाएगी, प्रकाश बोला। कुछ भी कर, मैं हाँ नहीं बोलूँगी, रोते हुए सपना बोली। 1, प्रकाश ने गिनती शुरू कर दी थी। नहीं, सपना बोली। बहुत अकड़ है इसमें, देख मैं बोल रही हूँ। प्रकाश के 10 तक गिनती गिनने तक हाँ बोल दे, वरना मैं 10 तक इंतजार नहीं करूँगा, सिर्फ 3, प्रकाश ने कहा। 2, प्रकाश ने बोला ही था कि दरवाज़ा धड़ाम से टूटा और 2 गुंडे बड़ी तेजी से अंदर आ गिरे। सबकी नज़र अचानक गुंडों पर गई। कुर्सी पर बैठे राजा रानी चौंकते हुए उठे और समर भी उठ खड़ा हुआ। प्रकाश ने दरवाजे की तरफ बंदूक ताना। 2 ही बचे हैं बस, हाथ झाड़ते हुए कड़कती आवाज़ में समीर बोला। समीर के माथे से खून निकल रहा था, बाजू पर चाकू का निशान था और घाव के निशान। चेहरे पर गुस्सा और आत्मविश्वास का अद्भुत समन्वय था। उसे देखकर प्रकाश की रूह ही कांप उठी। उसकी एंट्री देखकर वो घबरा गया, क्योंकि उसे पता था उसका गुस्सा तेरे मुंह से एक निकला, समझ ले तुम तीनों में से कोई एक निकला। समीर ने वही बौखलाई आवाज़ में उन्हें धमकाया। विवेक और समर हंस रहे थे और नेहा भी हंसने लगी। अरे मैं तो समझा था इसका फौजी भाई विराज आएगा, इसका आशिक नीरज आएगा। तू किस रिश्ते से आ गया तलाकशुदा पति? नेहा बोली। ये ना इश्क है ना रिश्तेदारी, ये मेरी दोस्त है, मेरी जिम्मेदारी। कत्ल करना है शौक से कर लेना ए दुनिया वालों, मगर अभी तो है मेरी बारी, शायरी कहते हुए समीर ने फरमाया। चल आजमाते हैं आज तेरी इस जिम्मेदारी को। प्रकाश ने दोबारा बंदूक सपना के सिर पर रख दी और उसे बोला, तूने कोई हरकत की तो यहाँ गोली बजेगी, अगर तेरा हाथ उठा तो मैं 3 के 3 गोली इसके माथे पर उतार दूंगा, पकड़ो और मारो इसे, प्रकाश बोला। विवेक और समर ही बचे थे और एक प्रकाश जो कि बंदूक थामे था, बाकी सब को तो मार भगा चुका था समीर। विवेक और समर ने समीर के हाथ बांध दिए और फिर मुक्के बरसाने लगे। देख, जब तक तू इसमें साइन नहीं करेगी तब तक ये मार खाता रहेगा, सपना की तरफ प्रकाश बोला।
और जब तक तू मार खाएगा बिना किसी हरकत के तब तक ये जिंदा है। समीर की तरफ प्रकाश बोला, अब फैसला आप दोनों का है। अरे उसके मार खाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे। वैसे भी सपना तो नफरत करती है समीर से। समीर ही पागल है जो उसके लिए यहाँ तक आ गया है जहाँ इसका सगा भाई और होने वाला पति नहीं आ सका। नेहा सपना को उकसाते हुए बोली। सपना एक तरफ समीर को मार खाते देखकर आहे भर रही है, दूसरी तरफ कागज और पेन की तरफ देख रही है। समीर लगातार इशारा कर रहा है कि शाइन मत करना, सिर हिलाकर नहीं बोल रहा था। कागज पेन देखकर सपना को याद आया कोर्ट का लास्ट दिन। सपना और सूरज कोर्ट में खड़े हैं और उन्हें समझाते हुए वकील बोला, इसमें साइन करने के बाद आप हमेशा के लिए अलग हो जाओगे और आपका आपस में कोई रिश्ता नहीं रहेगा, ना ही तुम एक दूसरे पर अपना कोई हक जता सकते हो। इन सब बातों की मंजूरी कानूनी तरीके से लिखित हो रही है। अब आप दोनों साइन कर दो। और अगर अब बहू तुम्हें लगता है कि तुम एक साथ खुश हो तो अब भी सोच लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि तुम एक दूसरे के बिना रह पाओगे। तब भी सपना एक बार समीर के मायूस चेहरे में खिल रही जबरदस्ती की मुस्कुराहट को देख रही थी, जो कि इशारा कर रही थी हाँ कर लो, और एक बार कागज़ के उस पन्ने को देख रही थी जिससे वो हमेशा के लिए अलग होने वाले थे। और आज भी समीर के चेहरे में कष्ट व दर्द सहन करते हुए भी एक मुस्कुराहट है जो बार बार इशारा कर रही थी कि मत करना, बिल्कुल मत करना। सपना धर्म संकट में थी, क्योंकि शाइन करती तो वो नीरज को खो देगी और समीर को भी हमेशा के लिए उस गुंडे की हो जाती, और साइन नहीं करती है तो सूरज को मार पड़ ही रही थी। लगातार पीड़ा सहन कर रहा था। सपना ने निर्णय ले ही लिया था। मत मारो उसे, मैं साइन करने को तैयार हूँ, सपना बोली और पेन उठा लिया। नहीं सपना, तुम ऐसा नहीं कर सकती। सपना रुक जाओ, सपना ने पेन की नोक पेपर पर रखते हुए बोली। कहाँ कहाँ करने हैं, लगातार चिल्ला रहा। समीर उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोला, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें नीरज की कसम, मत करो साइन। ये जिंदा रहा तो ये साइन बिल्कुल नहीं करेगी, नेहा ने प्रकाश से कहा और उसके हाथ से बंदूक छीनकर समीर के कनपट्टी पर रख दी। प्रकाश ने समीर को पकड़ लिया और समर और विवेक ने सारी कमान नेहा को सौंप दी। सपना, अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहती हो तो मत करो शाइन, नेहा चिल्लाई। गलती से गलत बोल दिया है, मैं सुधार कर देती हूँ। सपना, अगर तुम समीर को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम जल्दी शाइन करो, प्रकाश बोला। नहीं प्रकाश, तुमने गलत सुना, नेहा बोली। पासा पलट चुका है। बंदूक प्रकाश की कनपट्टी पर लगाते हुए नेहा बोली, अगर तुम प्रकाश को जिंदा देखना चाहते हो तो समीर के हाथ खोल दो। और सपना, तुम साइन नहीं करोगी, फाड़ दो इस कागज को। सारे लोग हैरान हो गए। एक जोर का झटका सबको लग गया था। विवेक और समर के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि जो खुद चलकर उनके पास आई, जिसने विवेक को शादी के सपने दिखाए, यहाँ तक कि सपना को बहुत कष्ट भी दिए, सब नाटक था। सपना को भी यकीन सा नहीं हो रहा था। क्यों मजाक कर रही हो भाभी, ये कोई बच्चों का खिलौना नहीं है, गोली चल जाएगी, प्रकाश घबराया हुआ बोला। खुद नहीं चलेगी, जब चलेगी मेरे इशारों से चलेगी। 3 गोली 3 लोग, वाह क्या बात है, मज़ा आएगा। सपना, फाड़ दो इन कागज़ को, तुम सिर्फ नीरज की हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, समीर बोला। सपना कागज़ फाड़ देती है। मैं 3 तक गिनूंगी, समीर के हाथ नहीं खोले तो फिर बंदूक में सिर्फ 2 गोली और कमरे की आबादी कम हो जाएगी। विवेक, खोल दो, प्रकाश बोला। विवेक हंसते हुए बोला, क्यों खोल दूं, नहीं खोलूंगा, मैं गोली चला दूंगी, जल्दी खोल, नेहा चिल्लाते हुए बोली और सपना को एक हाथ से खोलती है, एक हाथ से प्रकाश के माथे पर बंदूक ताने रखती है। बंदूक तब चलाएगी जब उसमें गोली होगी, विवेक ने हंसते हुए जवाब दिया। अचानक सब फिर से बदल गया। जैसे ही ये खबर प्रकाश ने सुनी, एक झटके से सपना और नेहा दोनों को दबोच लिया और समर और विवेक समीर को पीटने लगे। फिर से सब कुछ बदल गया था। नेहा, सपना और समीर मुश्किल के भंवर में फंस गए थे। हाथ बांधे होने की वजह से समीर बुरी तरह घायल हो गया था, जो कभी कभी उनको भी पीट रहा था, मगर कब तक पीट पाता। प्रकाश ने नेहा और सपना को इतना कसकर पकड़ रखा था कि वो खुद के गले पर पड़े प्रकाश के हाथों के फंदे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। क्या इनके चंगुल से बच पाएंगे समीर, सपना और नेहा? क्या विराज से किया वादा निभा पाएगा समीर, जिसमें उसने कहा था कि तुम नीरज को कल दूल्हा बनाकर तैयार रखना, मैं सपना को शादी में लेकर ही लौटूंगा, ये शादी जरूर होगी। नेहा कैसे और क्यों बदल गई, सब कुछ हम देखेंगे अगले भाग में। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस या नो जरूर लिखिएगा। थैंक यू।